तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर, डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर या कॉलम, कि भाई कॉलम का डिजाइन कैसे होता है। ठीक। अब इंट्रोडक्शन, कॉलम एज ये क्या है, कुछ खास बात इसमें। हाँ, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन। ठीक, कॉलम होता क्या है बेसिकली, जो आईएस का कोड है इस तरह से लिखना सीधे, आईएस 456 डिफाइंस कॉलम। जैसे ये क्लॉज वगैरह लिखे रहते हैं ना, तो जो तुम्हारे पास आईएस कोड है, आईएस 456 ले लिया तुमने बाजार से, तो जो आईएस 456 है उसमें ये क्लॉज खोल के देखा करो क्या लिखा हुआ है। डिफाइंस कॉलम एज अ कंप्रेशन मेंबर, एक कंप्रेशन मेंबर को, कॉलम को एक एज अ कंप्रेशन मेंबर डिफाइन करता है व्हेन इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर एक्सीड्स 3 टाइम द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। मतलब जो उसकी इफेक्टिव लेंथ है, जो उसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, उससे कितनी होनी चाहिए, 3 गुना होनी चाहिए। When effective length of the compression member is less than 3 times the least lateral dimension, then it is referred to as pedestal। ठीक। अब क्या कह रहा है ये, क्या लीस्ट लेटरल डायमेंशन और ये सब क्या चीज है। जैसे ये मेरा कॉलम है, ठीक। मान लीजिए इसकी जो एल इफेक्टिव है वो है 1.5 मीटर। ठीक, 1,500 mm। ठीक। अब अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखूं तो क्रॉस सेक्शन देखने में ऐसा है। ठीक, ये हो गया इसका 200 और ये हो गया 300। ठीक, क्रॉस सेक्शन यही हुआ। लेटरल डायमेंशन इसी को ही बोलते हैं। एक लेटरल डायमेंशन ये हुई लेटरल डायमेंशन। बेसिकली आपने क्या किया, लेटरल क्रॉस सेक्शन लिया है। लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ये होता है लेटरल डायमेंशन। अब इसमें से लीस्ट लेटरल डायमेंशन कौन सी है, 200। इसका 3 गुना करो, 600। ठीक। तो ये क्या कहता है कि आप उसको कॉलम कब कहेंगे, व्हेन इफेक्टिव लेंथ, जो कि इस केस में कितनी है, इफेक्टिव लेंथ हम देखेंगे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एल इफेक्टिव ये है। अगर वो 3 गुना, 3 गुना 200 से ज्यादा है तो तब आप इसको क्या कह देंगे, कॉलम कह देंगे। नहीं तो इसको क्या कहा जाएगा, पेडिस्टल। मान लीजिए ये आपका मात्र 150 mm होता, ठीक, तो ये छोटा सा होता बस, तो ये पेडिस्टल कहलाता। ये आगे डेफिनेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, कॉलम का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो पहली चीज आप इसमें ये नोट करेंगे। आगे चलते हैं हम कॉलम के क्लासिफिकेशन में। क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट ये कि रेनफोर्समेंट के अनुसार कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं टाइड कॉलम। इन दिस टाइप ऑफ कॉलम द मेन एनफोर्समेंट बार ऑफ द कॉलम आर कन्फाइंड बाय लेटरल टाइज। मतलब कि आपने ये जो लेटरल टाइज लगाई हुई है, ये आपने क्या लगा रखी है, चारों तरफ लगाई हुई है। ठीक है। बेसिकली जैसे हम बीम में स्टिरअप लगाते हैं, इसी तरीके से टाई लगाई जाती है। ठीक, टाई मतलब छल्ला टाई। जो स्टिरअप होते हैं उनका काम होता है शेयर, वो शेयर के लिए लगाई जाती है। ये जो टाई है जरूरी नहीं कि शेयर के लिए लगाई जाती है, ये रेनफोर्समेंट को एक जगह पकड़ने के लिए लगाई जाती है। टाइट कॉलम आ गया समझ में। दूसरा होता है स्पाइरल कॉलम, ये हो गया हमारा स्पाइरल कॉलम, जिसमें जो आप आ, इस तरीके से स्पाइरल लगाते हैं। ठीक, कोई खास चीज नहीं है। कन्फाइंड बाय लेट स्पाइरल टाइज रनिंग कंटिन्यूअसली। फिर आता है कंपोजिट कॉलम। कंपोजिट कॉलम क्या है, इंस्टेड ऑफ मेन एनफोर्समेंट बार, मतलब कि जैसे इसमें 4 सरिये ऐसे लगे हुए हैं, इसमें 6 सरिये लगे हुए हैं, यहाँ पर इस तरीके का नहीं लगा हुआ होता। इसमें क्या है, जैसे आपने स्ट्रक्चरल स्टील आई सेक्शन दे दिया यहाँ पर, ये आई सेक्शन दे दिया और आपने रेनफोर्सिंग बार भी दे दी है। ठीक। इंस्टेड ऑफ मेन एनफोर्सिंग बार स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन, जैसे कि आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, पाइप्स, ये सब आप इस्तेमाल करते हो। Alternatively, it can be said that this type of column is reinforced with structural steel section with or without। ठीक, तो ये भी आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा कि भाई आई सेक्शन भी होगा और साथ में सरिया लगाना चाहो लगा दो, नहीं लगाना चाहो ना लगाओ, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट है। ठीक है भाई अजय, आगे समझ में। ठीक, ये 3 अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं। अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लोडिंग, लोडिंग के अनुसार। एक्सियली लोडेड कॉलम, मतलब कि जिसमें जो उसका एक्सिस है उसी पर लोड आ रहा है। जीरो एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी समझते हो क्या होता है, कि भाई ये
जैसे ये मेरा कॉलम है, इसका सेंटर ये है, ठीक, ये मेरा कॉलम है, इसका सेंटर ये है, तो मैंने ठीक इस सेंटर पे ही लोड लगा रखा है। थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ एक्सेंट्रिसिटी हमेशा आ ही जाती। बस, तो जीरो एक्सेंट्रिसिटी जो, अगर एक्सियल लोड आपका लग रहा है जीरो एक्सेंट्रिसिटी के साथ, तो उसको हम एक्सियली लोडेड कॉलम कहते हैं। With respect to geometrically centroidal axis of the, however, pure axial case in practical situation is very rare. जो प्योर एक्सियल केस है प्रैक्टिकल सिचुएशन में, देखो वही बात जो मैं कह रहा था, प्योर एक्सियल केस बहुत कम होता है। एक्सियल लोड ऑन ए कॉलम इज इनवेरिएबली accompanied by flexure and sometimes shear। तो क्या होता है, जो कॉलम है उस पर एक्सियली लोडेड कॉलम पे तो सिर्फ कंप्रेशन आता है, लेकिन क्या है, जैसे लोड लगना था यहाँ पे, लग गया यहाँ, ठीक, तो क्या होगा, ये लोड आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, साथ में एक मोमेंट भी आएगा। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए एक्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम जो कि 99% केसेस होते हैं, उसमें लोड के साथ साथ बेंडिंग मोमेंट भी आता है, और कहीं पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक, और ऐसा भी केसेस हो सकते हैं शीयर भी आ जाए। शीयर कैसे आएगा, मान लीजिए ऐसा लोड लग गया, ठीक, अब इस लोड के दो हिस्से बन जाएंगे, कैसे, एक तो ये और दूसरा, तो ये किसको पैदा कर देगा, शीयर को पैदा कर देगा। ये आ गया, ये हमारा हो गया, ठीक। कॉलम विद, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, कॉलम विद एक्सियल लोड एंड यूनी एक्सियल बेंडिंग। क्या कह रहा है कि भाई एक्सियल लोड लगा हुआ है और यूनी एक्सियल बेंडिंग, एक ही डायरेक्शन में बेंडिंग है। Here the line of action of the load is eccentric with respect to one principal axis, that is zero eccentricity with other principal axis। अब ये क्या कह रहा है भाई, इसे भी सुनो। जैसे ये मेरा कॉलम है, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, अब बनाते चलना। अब ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस या जो भी कहना चाहो, ठीक। अब मान लीजिए लोड लगता है यहाँ पे, तो एक्सेंट्रिसिटी होती जीरो। अब अगर मैं लोड लगा दूं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर मैंने लोड लगाया इधर, तो इससे क्या होगा, ए लोड लग गया आपका यहाँ, ठीक, तो जो मोमेंट आएगा बेसिकली वो सिर्फ किस एक्सिस के अबाउट आएगा, जैसे मैं इस लोड को हटा के अब सेंटर पे, जब इसको डिजाइन करेंगे, डिजाइन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से लोड हटाते हैं और इसको सेंटर पे ट्रांसफर कर देते हैं, ये लोड यहाँ आ गया और साथ में मोमेंट ये आ गया। तो ये लोड क्या हो रहा है, इस एक्सिस पे, मतलब इस पॉइंट पर ऊपर से लोड लग रहा है और साथ में मोमेंट भी आ रहा है, ठीक। तो ये इसको बोलते हैं यूनी एक्सियल मोमेंट। अगर आप देखो तो ये वाला जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्रिएट हो रहा है, ऐसा कोई मोमेंट नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी सिर्फ एक दिशा में थी, ठीक। अब क्या होता है, बाई एक्सियल का क्या केस होता है, बाई एक्सियल का केस क्या है, लोड लग गया यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोड अगर यहाँ पे लगा तो उससे क्या होगा, अब आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए, तो ऐसा भी मोमेंट आएगा और ऐसा भी मोमेंट आएगा, तो उसको हम बाइएक्सियल, तो यही इसने यहाँ पर कह रखा है, ठीक। क्या कह रहा है, कॉलम विद एक्सियल लोड एंड यूनिएक्सियल बेंडिंग, हियर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड इज एक्सेंट्रिक। जो लाइन ऑफ लोड की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सेंट्रिक हो सकती है विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन प्रिंसिपल एक्सिस, सिर्फ एक प्रिंसिपल एक्सिस से, एंड जीरो एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी क्या रहेगी आपकी, जीरो रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, दूसरे प्रिंसिपल एक्सिस के अनुसार। मोमेंट्स गेट जनरेटेड विद रेस्पेक्ट टू वन प्रिंसिपल एक्सिस ओनली। फिगर 12.5, कोई 12.5 फिगर भी दे रखी है भाई, ये रखी देखो, ये है देखो, ठीक। तो ये इन्होंने एक्सेंट्रिसिटी यहाँ पर दिखा रखी है, जैसे ये वाला केस है, जैसे मैंने दिखाया था, इसमें लोड आपका यहाँ से भी बाहर निकल गया। ऐसे भी केसेस पॉसिबल होते हैं कि आपका लोड, ठीक है, कॉलम के सेक्शन से ही बाहर चला जा रहा है। अब आप कह रहे होंगे ये लगेगा कैसे, भाई इस तरीके से हो सकता है, जैसे आपने इसके ऊपर इस तरीके से छत बैठा रखी है और यहाँ पे कोई आदमी बैठा है, तो बेसिकली क्या है, वो लोड मोमेंट के साथ साथ ये लोड भी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन है दूर जा रही है, और ये इन्होंने बाई एक्सियल का केस दिखा रखा है, ठीक है बेटा। तो ये चीजें आप नोट कर लेना।
बायएक्सियल। दूसरा तीसरा पॉइंट है कॉलम विद एक्सियल लोडिंग एंड बायएक्सियल लोडिंग, एक्सियल और बायएक्सियल बेंडिंग के साथ। दिस इज द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ कॉलम, बहुत काफी जनरल टाइप का कॉलम रहता है। हियर द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द एक्सियल लोड इज एक्सेंट्रिक विद रिस्पेक्ट टू टू मेजर एक्सिस ऑफ द कॉलम सेक्शन। दो कॉलम है, दो एक्सिस है, उसके अनुसार इसमें एक्सेंट्रिसिटी आती है। हेयर मोमेंट्स गेट जनरेटेड इन टू प्रिंसिपल एक्सिस डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर भी आपका मोमेंट जनरेट होगा और इस डायरेक्शन में भी आपका मोमेंट जनरेट होगा। बाई एक्सियल एक्सेंट्रिसिटीज इन अ कॉलम आर वेरी सिग्निफिकेंट इफ इट इज लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग। अगर ये बिल्डिंग के कॉर्नर पे लोकेटेड है तो बाई एक्सियल एक्सेंट्रिसिटी आने के चांसेस बहुत होते हैं। भाई होगा भी, जैसे कोई कॉलम है, ठीक, हम कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, ऐसा ही कुछ बनाते हैं। तो ये वाला जो कॉलम है, अधिकतर लोड इस पे कहाँ का पड़ रहा है, इधर का पड़ रहा है, स्लैब का, है ना। तो इस पे बाइएक्सियल एक्सेंट्रिसिटी आने के चार्जेस ज्यादा होते हैं, इस पे भी, इस पे भी। अब किसके मुकाबले अगर एक कॉलम बीच में खड़ा है तो इस पे बाइएक्सियल एक्सेंट्रिसिटी आने के चांसेस कम होते हैं। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। अब ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्लेंडरनेस रेशियो के अनुसार क्लासिफिकेशन आता है। स्लेंडरनेस रेशियो इज अ प्रॉपर्टी, स्लेंडरनेस रेशियो प्रॉपर्टी होती है, एक मिनट भाई। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो इज अ प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी होती है विच इज एसोसिएटेड विद ज्योमेट्री ऑफ द कॉलम सेक्शन एंड इज डिफाइंड है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन लीस्ट लेटरल क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है स्लेंडरनेस रेशियो। कॉलम के केस में, आरसीसी के केस में, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा था स्लेंडरनेस रेशियो, वो क्या होता था, एल इफेक्टिव अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या कर देते हैं, लीस्ट लेटरल क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। ठीक, तो अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि स्लेंडरनेस रेशियो के अनुसार ये चीजें डिसाइड होती हैं कि वो फेल कैसे करेगा। ठीक, जिसका स्लेंडरनेस रेशियो कम है, ठीक, तो वो मटेरियल फेलियर मतलब क्रशिंग से फेल होगा। और जिसका हाई स्लेंडरनेस रेशियो है, ठीक है, जो पतला है, जिसकी लंबाई ज्यादा है, वो इलास्टिक बकलिंग से फेल होगा। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। ठीक, कॉलम कैसे कैसे डिफाइन होते हैं, शॉर्ट लॉन्ग। शॉर्ट कॉलम क्या होता है, स्टेनोग्राफी कॉलम इधर जिसमें ये जो है आपका 12 से कम हो, लॉन्ग आपका 12 से ज्यादा हो, ठीक, 3 से कम हो तो पेडिस्टल। ठीक, ठीक, नॉन रेक्टेंगुलर और नॉन सर्कुलर सेक्शन के लिए वही फॉर्मूला है पुराने वाला, स्लेंडरनेस रेशियो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन, जो हमने सोम में पढ़ा था। ठीक है, तो अब इसने क्या क्या रखा है, देखो, जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल क्रॉस सेक्शन। अब ये मान के चलते हैं कि भाई एल ई वाई जो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम हो गया, और डी वाई आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन हो गई। जैसे इस तरीके का कुछ हिसाब किताब है, ये हो गया एल ई एक्स, एल ई वाई, लीटर, इन दोनों में से कम कौन है, ये वाला कम है, इसको ले लिया। तो जो आप, सॉरी, डी डी बोलना चाहिए मुझे इसको, डी, इसको मुझे बी बोलना चाहिए। इसी के अनुसार जो आपकी कम आ रही है, उसी के अनुसार हमें स्लेंडरनेस रेशियो लेना होता है। जब क्वेश्चंस आएंगे तब हम आगे देखेंगे। शेयर कंसिडरेशन इन कॉलम, कॉलम में शेयर कंसिडरेशन क्या है, जनरली नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ओइंग टू द फैक्ट दैट इम्पोज आर क्वाइट लो एंड क्यों। भाई हम क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं शेयर को, एक तो शेयर आता नहीं है, आएगा तो बहुत कम आएगा। दूसरा एक बात और होती है, कंप्रेशन, कॉलम क्या है, कॉलम हमारा कंप्रेशन मेंबर है, ठीक, और जहां पर कंप्रेशन होता है वहां पे शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ये चीज हम पढ़ी है। ठीक, imposed shear stresses are quite low and shear resistance is high due to presence of axial compressive force and also due to lateral ties। lateral tie लगे होती है और axial compressive force होने के कारण shear resistance बढ़ जाता है। रिकमेंडेशन फॉर द डिजाइन ऑफ कॉलम, क्या क्या रिकमेंडेशन है, स्लेंडरनेस रेशियो देख लेते हैं। ओहो हो,
देखो पहली बात, एक तो चीज हम जानते ही हैं भाई, जितना ज्यादा स्लेंडरनेस रेशियो होगा उतना ही स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। हायर द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम, लेसर विल बी द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ उतनी कम होती चली जाएगी, बिकॉज हायर स्लेंडरनेस रेशियो इंक्लूड्स सेकेंडरी मोमेंट्स इन द कॉलम। अगर हायर सेकेंडरी मोमेंट, ज्यादा स्लेंडरनेस रेशियो होगा, जितना ज्यादा पतला होता चला जाएगा उतना ही हमारा सेकेंडरी मोमेंट क्या चीज होती है? देखो एक्चुअली क्या है, जैसे ये कॉलम है हमारा, एक कॉलम ये है और एक है थोड़ा स्लेंडर कॉलम। एक, जैसे मैंने इस पे लोड लगाया, थोड़ी एक्सेंट्रिसिटी है इसमें, और एक मैंने इस पे लगाया, तो क्योंकि ये स्लेंडर होता है, कमजोर होता है, तो इस पे जो एडिशनल मोमेंट है वो तुम्हारे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक, एक बार ये बकल करना स्टार्ट करे तो एक्सेंट्रिसिटी अपने आप बढ़ती चली जाती है। सेकेंडरी मोमेंट ये इसी की बात कर रहा है। अब ये कोडल प्रोविजन, इसको आप नोट करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ थ्रू लेटरल डायमेंशन एज 60। अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन लेटरल डायमेंशन L बाई डी क्या है? लेसर इक्वल 60। इस चीज को आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक, कोई भी आप कॉलम हो उसमें 60 से ज्यादा आप नहीं रख सकते। ठीक, कैंटिलीवर के केस में फर्दर, इफ वन एंड ऑफ कॉलम इज फ्री, अगर कॉलम का एक एंड फ्री है, जैसे कैंटिलीवर का केस हो गया, तो अनसपोर्टेड लेंथ कितनी रख सकते हैं? 100 b² बाई डी। ठीक, d इज द डेप्थ ऑफ द सेक्शन इन द प्लेन ऑफ कैंटिलीवर एंड b इज द विड्थ ऑफ द, d डेप्थ हो गई, b विड्थ हो गई, ये आप लिख लेंगे। अब आगे देखो, मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी, हम जो हम बात कर रहे थे कि भाई एक्सियली लोडिंग तो वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या होता है, एक्सेंट्रिसिटी डू नॉट कम इनटू पिक्चर व्हाइल डूइंग कैलकुलेशन। ये कह रहा है कि भाई जब आप थ्योरी के अनुसार चलते हो तो हम एक्सेंट्रिसिटी जीरो मान लेते हैं, लेकिन भाई कह रहा है कि भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक्सेंट्रिसिटी ना आए, या साधारण सी भाषा में एक्सेंट्रिसिटी जरूर आएगी। ठीक, एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी किस कारण से आएगी? लेटरल लोड नॉट बीइंग टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिजाइनिंग द कॉलम। आपने लेटरल लोड को कंसीडर नहीं किया, उसके कारण आ सकती है। आपने जो सिलेंडरनेस का प्रभाव है उसको आपने कम एस्टिमेट किया। एक्सीडेंटल एक्सेंट्रिसिटी, भाई बिल्डिंग बना दी, अचानक से अर्थक्वेक आया या अचानक से तेज हवा चलने लगी तो लोड थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, तो आ गया। लाइव लोड आपने इधर उधर प्लेस कर दिया, या कहना चाहिए भाई लाइव लोड है, जैसे इंसान है चलता है इधर उधर चलता चला जाता है, यदि कहीं पे भी लोड इधर से उधर हो गया तो एक्सेंट्रिसिटी आ गई। कंस्ट्रक्शन एरर ड्यू टू मिसअलाइनमेंट, मिसअलाइनमेंट हो गया तो भी आपकी एक्सेंट्रिसिटी आ सकती है। तो इसलिए जो भी कॉलम आप डिजाइन कहेंगे, ठीक, आईएस कोड ने कह रखा है कि मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन किया जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है, आईएस 456 ने कहा रिकमेंड दैट एवरी कॉलम, कैसा भी कॉलम हो, एक्सियल कॉलम हो, एक्सियल कॉलम विद यूनिएक्सियल लोडिंग हो, या बाई एक्सियल एक्सेंट्रिसिटी हो, सिलेंडर लॉन्ग, जो भी कॉलम आप बना रहे हो, मस्ट बी डिजाइन फॉर मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी इन एनी प्लेन विच इज गिवन बाई। कह रहा है कि भाई आपको कम से कम इतनी एक्सेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन में लेंथ अनसपोर्टेड बाई 500 प्लस dx बाई 30 विच एवर इज ग्रेटेड। वाई डायरेक्शन में एल अनसपोर्टेड, एल अनसपोर्टेड का मतलब हम यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ नहीं ले रहे, जो आप सपोर्ट हटा दो, सपोर्ट हटाने के बाद देखो कितना लंबा है, डिवाइडेड बाय 500 डीवाई बाई 30। ठीक, तो विच एवर इज ग्रेटर। ठीक, इस एक्सेंट्रिसिटी बहुत पूछा जाता है ये भी। अनसपोर्टेड लेंथ दी है, लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, इतनी एक्सेंट्रिसिटी के लिए आप डिजाइन करोगे ही करोगे, इस बात को आप नोट करेंगे। फिर नॉन रेक्टेंगुलर, मान लीजिए कोई सेक्शन आपका नॉन रेक्टेंगुलर है, ये आपका नॉन सर्कुलर सेक्शन है, मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी ये रखी जाएगी। ठीक, विच एवर इज ग्रेटर। ठीक, एल इफेक्टिव ये। अब लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, अब बात आ जाती है किसकी? रेनफोर्समेंट की। सरिया के किस तरीके से लगाया जाएगा, स्पेसिफाइज दैट टोटल एरिया, ये कोडल प्रोविजन है, टोटल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन अ कॉलम सेक्शन मस्ट नॉट बी लेस देन 0.8% ऑफ ग्रॉस कॉलम एरिया। कम से कम एरिया कितना रहेगा? 0.8% कॉलम के केस में। ठीक है, ये मिनिमम एरिया है, तो टोटल मस्ट नॉट बी लेस देन। ठीक, द लिमिट ऑन मिनिमम रेनफोर्समेंट इज इम्पोज्ड, ये भाई वैसे तो इतना ही याद कर लो, ये कह रहा है कि भाई कि मिनिमम रेनफोर्समेंट किस लिए डाली जाती है,
ठीक, ताकि मिनिमम फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस रहे। मान लीजिए अनएक्सपेक्टेड एक्सेंट्रिसिटी आ जाए तो चटक के ना टूट जाए, वो वाली चीज। इन कंप्रेशन मेंबर क्रीप अंडर सस्टेन लोडिंग इज वेरी प्रीडोमिनेंट, स्पेशली एट लो परसेंटेज ऑफ स्टील, दस द रिजल्टिंग क्रीप स्ट्रेस, मतलब कि क्रीप को काउंटर करने के लिए भी, उसके लिए भी लगाई जाती है। मिनिमम रेनफोर्समेंट इन वेरी लार्ज साइज कॉलम। ठीक, अब अगर आपका जो कॉलम है वेरी लार्ज साइज है, इन वेरी लार्ज साइज कॉलम विच आर प्रोवाइडेड ड्यू टू आर्किटेक्चरल और अदर कंसिडरेशन, द प्रोविजन ऑफ मिनिमम reinforcement 0.8% of gross column area resulting in large amount of steel that is actually not required from the structural conditions, such as the minimum area of steel is 0.8% of actual area of concrete required to resist the direct stress and not the gross column area। अब ये क्या कह रहा है भाई, वेरी लार्ज साइज कॉलम है। वेरी लार्ज साइज कॉलम क्या होता है? ठीक, जैसे हमारे घरों में साधारणतया जो कॉलम बनाए जाते हैं 1 फीट 2 फीट ऐसे इतने बनाए जाते हैं, 1 फीट का ही कॉलम रहता है अधिक से अधिक। लेकिन कहीं पर आपने स्ट्रक्चरल पर्पजेस से, जैसे मैं आपको ऐसी बिल्डिंग दिखाऊं, जैसे ये आईआईटी रुड़की की मेन बिल्डिंग है। ये देख रहे हो? ये कौन कौन से फोटो आ रहे हैं? हाँ, ये देख रहा है कॉलम आपको? अब ये कॉलम जो लगाए गए हैं फालतू लगाए गए हैं, इनका यूज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहता है? जैसे ये जो कॉलम लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, और ये भी दो दो कॉलम लगे हुए हैं। ठीक है, एक कॉलम ये, इसके पीछे भी एक कॉलम है, मतलब बिना मतलब के। अब ये क्या कहता है, आपने जरूरत से ज्यादा एरिया दिया हुआ है। ठीक, तो उसका अगर आप 0.8% निकालोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ये कह रहा है जैसे कॉलम का क्रॉस सेक्शन ये है, बड़ा कॉलम है ये। ठीक, तो ये कहता है कि 0.8% किसका लेना है भाई? जितना एरिया आपका कंप्रेशन को रेजिस्ट करने में काम आ रहा है, सिर्फ उसका 0.8% लेना है। कौन से कॉलम्स में? जो वेरी लार्ज साइज कॉलम है। ठीक, अब जैसे मेट्रो के पियर होते हैं, जहाँ पे मेट्रो आपने बनते हुए देखे होंगे, जो मेट्रो के जो कॉलम बनाए जाते हैं बहुत बड़े बड़े कॉलम होते हैं। लेकिन भाई वहां तो लोड भी है, उनके ऊपर ट्रेन चल के जा रही है। अब ये आईआईटी रुड़की के में इतने बड़े बड़े कॉलम दे दिए, अब इसके ऊपर तो ज्यादा ज्यादा कबूतर ही तो बैठेगा। तो ये किस लिए इतने बड़े कॉलम दिए हुए हैं? तो ये कहते हैं कि अगर ज्यादा बड़े कॉलम आप आर्किटेक्चरल रीजन से दे रहे हो तो क्या करो, सिर्फ जो एरिया आपका कंप्रेशन को रजिस्ट करने के काम आ रहा है उसके अनुसार आप दो। ठीक, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, वेरी लार्ज साइज कॉलम which are provided due to architectural reason से the provision of minimum reinforcement of 0.8%, जो minimum reinforcement आप दे रहे हो 0.8% of gross column area result in large amount of, हाँ, large amount of steel reinforcement। ठीक, इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन। ठीक, इन केसेस में क्या है, जो मिनिमम एरिया आप प्रोवाइड करेंगे 0.8% ऑफ एक्चुअल एरिया ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर डायरेक्ट स्ट्रेस नॉट द ग्रॉस कॉलम एरिया। ठीक, जितना आपको एरिया चाहिए डायरेक्ट स्ट्रेस को रजिस्ट करने के, उसके अनुसार। ठीक, पेडिस्टल के केस में ये भी काफी पूछा जाता है, जिसमें एल ई बाई डी लेस देन 3 है, मिनिमम रेइनफोर्समेंट 0.15% ऑफ ग्रॉस पेडिस्टल एरिया आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक, अब आती है आरसीसी वॉल।
ये क्या कह रहा है? रिकमेंड है मिनिमम वर्टिकल एनफोर्समेंट 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया। जो आरसीसी की आपने अगर दीवार बना रखी है तो उसमें कम से कम सरिया कितना लगाएंगे? 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया, विच कैन बी रिड्यूस टू 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया इन केस स्टील वायर फैब्रिक और डिफॉर्म बार आर यूज्ड। ठीक, तो ये क्या कह रहा है? आप 0.15% से कम करके 0.12% तक कम कर सकते हैं यदि आपने HYSD बार इस्तेमाल कर रखी है या स्टील वायर फैब्रिक आपने इस्तेमाल कर रखा है। मतलब कि स्टील वायर फैब्रिक मुझे लगता है कुछ जाल स्टील का वो आपने डाल रखा है, लेकिन बार डायमीटर आपका 6 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये सारी याद करने की चीजें हैं। इन ऑल केसेस, सभी केसेस में द स्पेसिंग ऑफ बार जो आप सरिया लगा रहे हैं, ठीक, शुड मस्ट नॉट एक्सीड 3 टाइम द वॉल थिकनेस। ये भी चीज काफी पूछी जाती है। जो दीवार की मोटाई है उसके 3 गुना या 450 mm, इन दोनों में जो कम है उससे ज्यादा आपकी क्या नहीं होनी चाहिए। जो आपने रीइंफोर्समेंट वॉल आरसीसी की जो दीवार बनाई है उसकी इसने स्पेसिंग दे रखी है सरिये की। ठीक, आगे समझ में? आरसीसी वॉल कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है? आरसीसी वॉल शियर वॉल की तरह भी मैंने शायद देखा है कहीं पे, नहीं शियर वॉल तो नहीं कहना चाहिए, वट एवर आरसीसी वॉल है, आरसीसी वॉल होगी, मतलब आरसीसी वॉल है ये। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, भाई ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट 6% ऑफ ग्रॉस कॉलम एरिया से ज्यादा नहीं रख सकते। इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में 4% आप रख लेते हैं। डायमीटर एंड नंबर ऑफ बार, ये बात जरूरी है भाई। डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार इन कॉलम इन पेडिस्टल, जो आपका डायमीटर है 12 mm से कम नहीं होना चाहिए अगर आप कॉलम या पेडिस्टल में इस्तेमाल कर रहे हो। और स्पेसिंग 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कॉलम पैरामीटर के चारों तरफ। ठीक, रेक्टेंगुलर कॉलम में ये आप याद रखो 4 सरिये कम से कम प्रोवाइड करे जाएंगे, जो कि हर कॉलम पे आउट ऑफ 1 हर कोने पे एक सरिया होना चाहिए कम से कम। और सर्कुलर कॉलम में 6 होने चाहिए, ठीक, जो कि पैरामीटर पे इक्वली स्पेस होंगे। कवर, भाई क्लियर कवर कॉलम के केस में 40 होता है। रिकमेंड है मिनिमम क्लियर कवर ऑफ 40 mm और बार डायमीटर विच एवर इज मोर टू द कॉलम टाइज विच कैन बी रिड्यूस। ठीक, विच एवर इज मोर, या तो 40 mm या बार डायमीटर, अगर मान लिया आपकी 40 mm से ज्यादा की बार है तब, वैसे 40 mm से ज्यादा की बार इस्तेमाल नहीं होती। विच टू द कॉलम टाइम विच कैन बी रिड्यूस टू 25 mm इन केस अगर आपका कॉलम 200 mm से कम साइज का है तो 40 mm से आप 25 mm पे पहुंच सकते हैं। दीवार के केस में, आरसीसी वॉल के केस में मिनिमम क्लियर कवर 15 mm और बार डायमीटर विच एवर इज ग्रेटर। ठीक, मिनिमम क्लियर कवर कैन बी इंक्रीज इन एक्सट्रीम क्लाइमेट बट प्रेफरेबली नॉट ग्रेटर देन 75 mm। 75 mm से आप ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा कॉलम का केस। ठीक, अभी हम यहीं तक रखते हैं, आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, आज ऑफिस जल्दी जाना है। ठीक है बेटा, तो बाकी हम ना नेक्स्ट उसमें देखेंगे। ठीक, चलो तो कल मिलते हैं फिर। ठीक है, ओके।